आज हम आदि की कहानी का अगला पार्ट लेकर आ गए हैं। अब तक हमने अपनी कहानी में सुना कि कैसे आदि की जिंदगी हमेशा संघर्षों और दर्द से भरी हुई थी, पर अंध के उसकी जिंदगी में आते ही उसकी जिंदगी बदल गई। और अब आदि अंध की मदद से उन सब से बदला लेता है जिन लोगों ने उसकी जिंदगी को तबाह किया था। अब उस लड़की की बारी थी जिसने हमारे आदि के साथ सबसे घिनौना काम किया था। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सुबह हो गई थी और आदि बिल्कुल तैयार था उस लड़की से बदला लेने के लिए। तो वह अपने घर से निकलता है और उस लड़की की खोज शुरू कर देता है। पर उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की कहाँ रहती थी, इसलिए वह अपने पुराने स्कूल जाता है और वहाँ के गार्ड से बात करता है। उस स्कूल में उसके टीचर और उन बच्चों को छोड़कर सभी उसको समझते थे, इसलिए वह गार्ड से बात करके उस लड़की का पता जानने के लिए कोशिश करता है। पर गार्ड को बच्चों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वह गार्ड से बात कर ही रहा था कि वहां उसका एक टीचर आ जाता है और आदि को ताने मारते हुए पूछता है कि अरे आदि, स्कूल में दोबारा आ रहे हो क्या? अगर आ रहे हो तो बता देना, मेरा यह डंडा आजकल काफी अकेला सा है। आदि को यह सुनते ही पहले की बातें याद आने लगी, पर वह कुछ भी प्रतिक्रिया न देते हुए बोलता है, सर आपसे एक काफी जरूरी बात करनी है। आपकी बीवी के बारे में है, उनको कुछ हो गया है। आप मेरे साथ कोने में चलिए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। यह सुनते गार्ड और वो टीचर चौंक गए और टीचर गुस्से में बोला, क्या हुआ? ठीक से बताओ, नहीं तो यही सबके सामने पीटना शुरू कर दूंगा। पर आदि को गार्ड के सामने तमाशा न करने की इच्छा थी, इसलिए वह बोला, कोने में आइए, वहां बताता हूँ कि आपकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। यह सुनते ही वह टीचर डर सा गया और बोला, आओ फिर स्कूल के पीछे वाले कब्रिस्तान में चलते हैं। यह सुनकर वे दोनों उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गए और वह टीचर पूछने लगा, क्या हुआ, अब बताओ, और अगर जो तुमने बताया वह सब झूठ या बकवास निकला तो दोबारा से तुम्हें वैसे ही सबके सामने पीटता हुआ लेकर जाऊंगा जैसे तुम्हें पहले पीटता था। आदि ने उसकी बातों पे ध्यान न देते हुए उसके मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और बोला, शीश चुप रह, यहाँ अब भी कुछ लोग हैं, उनको जाने दे, फिर तुझे बताता हूँ कि तेरी बीवी के साथ क्या हुआ। वह टीचर अपने आप को छुड़वाने की काफी कोशिश कर रहा था, पर आदि की पकड़ इतनी सख्त थी कि वह जरा सा भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। लोगों के जाते ही आदि ने उस टीचर को पास वाली दीवार पे जोर से फेंका और हंसने लगा। टीचर दीवार से लगते ही खून की उल्टी करने लगा। आदि कहता है, लगता है चोट लग गई टीचर जी को। अरे कोई पानी तो लाओ हमारे सर जी के लिए। और तुम्हारी बीवी के बारे में क्या बताऊं, ओए होए क्या माल है। आज रात अपने घर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वह कितनी अच्छी माल है। यह सब देखकर टीचर डरते हुए पूछने लगा, क्या मतलब, क्या किया है तुमने उसके साथ? आदि यह देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अभी तो वो बेचारी ठीक ही है, पर कुछ टाइम में उसे कुछ मिलने वाला है। और तुम्हें तो मैं क्या ही कहूँ कि तुमसे बड़ा घिन्न तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। आदि उस टीचर की काफी समय तक ऐसे ही बेइज्जती करता रहा और बार बार उसे तड़पता रहता। कभी वह उस टीचर को पीटता तो कभी उसे अपने जादू से जिंदा जलाता तो कभी उसे जमा देता। और काफी देर तक उसे पीटने के बाद फिर आदि अपना हाथ उसके सर पर रखकर उसे सर के बल उठा लेता है और आदि के हाथ में से एक काली सी रोशनी निकलने लगती है और उस सर को निगल जाती है। यह सब देखकर टीचर और डर में कांपने लगा और आदि से माफी की भीख मांगने लगता है, पर आदि ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देते हुए अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद रोशनी गायब हो गई और टीचर के माथे पर एक अजीब से कंकाल जैसा निशान आ गया। वह निशान देखकर आदि जोर जोर से हंसने लगा और उस टीचर को काफी तेज पास वाली दीवार पर फेंक दिया। फेंकने की गति इतनी ज्यादा थी कि यदि टीचर उतनी स्पीड में अगर कहीं भी टकरा जाते तो उसका शरीर भी नहीं मिल पाता, पर टीचर के वहां लगने के बाद भी टीचर सही सलामत था। यह देख आदि और हंसने लगा और बोला, देख अब तू मेरी मर्जी के बिना मर भी नहीं सकता और जीने मैं तुझे दूंगा नहीं। ये देख टीचर डर गया और जमीन पर गिर गया क्योंकि उसे दर्द अब भी पूरी तरह से हो रहा था। अब आदि उसे काफी देर पीटने के बाद कहता है,
अभी के लिए तुम्हारा हिसाब पूरा हुआ और रात के लिए तुम अपने घर आना। यह कहकर आदि जोर जोर से हंसते हुए वहां से चला गया। जब वह वापस स्कूल के गेट पे आया तो गार्ड ने आदि से पूछा, बेटा उस उल्लू ने तुम्हें मारा तो नहीं न? आदि यह देखकर काफी खुश हुआ कि अभी भी उसकी कोई परवाह करता है, और वह बोला, नहीं भैया, वह तो सिर्फ मुझे एक काम समझा रहे थे। यह कहकर आदि स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे में चला गया और जादू से उस लड़की का पता खोजने लगा कि तभी वहां प्रिंसिपल आ जाती है और बोलती है कि वह वहां क्या कर रहा है। आदि उसे देखकर सोच रहा था कि इस प्रिंसिपल ने भले ही उसे बाकियों की तरह नहीं सताया था, पर उसने बुरे वक्त पर उसकी मदद भी नहीं की थी। तो वह उस प्रिंसिपल पर जादू इस्तेमाल करता है और उसे उसकी कुर्सी बैठने का हुक्म देता है। वह प्रिंसिपल एक छोटी सी गुड़िया की तरह बिना कुछ बोले वहां जाकर बैठ गई। आदि को उस लड़की की सारी जानकारी मिल गई थी और अब उसका कोई काम भी स्कूल में नहीं बचा था, इसलिए वह उस प्रिंसिपल के साथ कुछ समय के लिए खेलने लगता है। कभी उसकी छाती के साथ खेलता तो कभी उसके जिस्म के साथ। आदि ऐसे काफी देर तक उसके साथ खेलने के बाद बोलता है कि अगर तुम उस समय मुझे बचाती तो मुझे इतनी दिक्कत न उठानी पड़ती और मैं अपनी जिंदगी खुशी से बीताता, और तुमने मेरे साथ इतना बुरा नहीं किया था, इसलिए सिर्फ इतना सा सता के ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाते ही वह भी उस जादू से मुक्त हो गई और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे जादू के बाद भी सब दिख और सुन रहा था कि कैसे आदि उसके शरीर के साथ खेल रहा था और आदि ऐसा क्यों कर रहा था। वह समझ गई कि अगर वह ठीक से अपना काम करती तो एक बच्चे की जिंदगी ऐसे बर्बाद न होती। आदि अब अपने घर आकर आराम कर रहा था कि तभी अंध बाहर आकर उससे कहता है, आदि, वह निशान जो तुमने अपने टीचर के बनाया था वह असलियत में करता क्या है? आदि बोला कि वह निशान उसे कभी मरने और जीने नहीं देगा। मरने से वह उसे बचाकर उसे और दर्द और तकलीफ देगा और वह हमेशा मेरे अधीन ही रहेगा। वह सिर्फ अब अपने असली मरने वाले समय ही मर पाएगा। यह सब देखकर अंध भी हंसने लगा और बोला, पर तुमने उसे रात का ही क्यों कहा? आदि बोलता है कि मैंने उसे रात का समय इसीलिए कहा क्योंकि मैं उसे आखिरी बार सत्ता कर उसे तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। यह सब सुनकर अंध भी शांत होकर दोबारा अंदर चला गया। कुछ देर बाद रात हो गए और आदि रात होते ही उस टीचर के घर पहुंच गया। आदि ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया और अपने टीचर को आवाज दी। कुछ देर बाद वह टीचर खुद दरवाजा खोलने आया, पर उसका चेहरा काफी अजीब सा हो रखा था, जैसे कि वह दरवाजा खोलना नहीं चाहता था पर उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। यह देख आदि हंसने लगा और उसे 2 थप्पड़ मारते हुए बोला, मालिक के लिए दरवाजा खोलने में इतनी देर अच्छी बात नहीं है। यह कहकर वह घर के अंदर आ गया और बोला, अच्छा यह सब छोड़ो, यह बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है? यह सुनकर वह टीचर डर सा गया और वह पूरी कोशिश करने लगा कि वह उसे कुछ न बताए, पर न जाने क्यों उसके अंदर से जवाब खुद ही बाहर आ रहे थे और वह बोला, मालिक मेरी बीवी अंदर वाले कमरे में अलमारी में छुपी हुई है। यह सुनकर आदि फिर हंसने लगा और अंदर वाले कमरे में जाने लगा और उसने जाते ही अलमारी में देखा कि एक सुंदर सी औरत दरी सी सहमी हुई सी छुपी हुई थी। पर आदि को पता था यह मासूम सी दिखने वाली औरत किसी शैतान से कम नहीं थी, क्योंकि यह टीचर आदि को सताने के लिए अपने घर के सारे काम भी कराता था और इसकी बीवी इसी चीज का फायदा उठाकर उसे परेशान करती और झूठी शिकायत लगाती और उसे और पिटवाती थी। यह सब याद करके आदि का खून और खोलने लगा और बोला, अरे मैम आप तो यहाँ थी, मैं आपको न जाने कहाँ ढूंढ रहा था। चलो, जिन बातों को आप झूठ बोलकर अपने पति से मुझे पिटवाती थी, आइए आज उन्हें सच करते हैं। यह सब देख वह औरत और डर गई और अपने पति को मदद के लिए चिल्लाकर बुलाने लगी। पर जैसे ही आदि उसे अलमारी से बाहर निकालता है, वह देखती है कि उसका पति वही एक कुर्सी पे बैठा यह सब देख रहा था। वह बार बार अपने पति को मदद के लिए पुकारती, पर उसका पति वही एक कुर्सी पे बैठकर इन सब चीजों का मजा लेता दिख रहा था। और आदि यह सब देख काफी खुश होकर हंसने लगा और बोला, तुम्हारे पति ने ही मुझे तुम्हारा पता बताया था, इसीलिए तो वह वहां बैठ के मजे ले रहा है। यह सब देख उसका पति जोर जोर से हंसने लगा और आदि उसकी बीवी के कपड़े उतारने लगा।
आदि को यह पता था कि उसका पति कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आदि ने उसे पहले ही कहा था कि वह सिर्फ वहां बैठ के मजे ले और बार बार हंसता रहे, भले ही वह न चाहता हो पर उसे करना तो वही पड़ेगा जो आदि कहता है। यह सब सोच के आदि को काफी सुकून मिल रहा था। जो आग इतने सालों से उसके दिल में जल रही थी वह आज उसे बुझती हुई महसूस कर रहा था। वह ऐसे ही बार बार दोनों को पूरी रात सताता रहा और उन्हें पूरे नरक का विश्वास कराता रहा। आदि ने उसकी बीवी को उसी के सामने हर अंदाज में खोदा और उसे बार बार नीचा दिखने के लिए उसकी बीवी को और करने के लिए भीख मंगवाता था। उसका पति कुछ न कर पाने के कारण अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। वह यह सब काफी मजे से सुबह तक करता रहा और सुबह होते ही आदि टीचर को कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, पर तुम्हें अपनी बची जिंदगी में तड़पता हुआ देखकर मजा लूंगा। यह कहकर आदि उसके घर से निकला और उस लड़की को सबक सीखने के लिए चल पड़ा। वह लड़की दूसरे शहर रहती थी तो आदि एक जहाज की टिकट लेकर उसके शहर चला गया। आज आदि का मूड काफी अच्छा था क्योंकि वह एक और से बदला ले चुका था और अब बस यह आखिरी थी जो उसकी हालत के जिम्मेदार थी। वह जहाज से दूसरे शहर जाकर एक होटल में रुक गया और उस लड़की पे नजर रखने लगा। आदि देखता है कि वह लड़की एक अमीर परिवार की बेटी थी और वह अब पहले से काफी अलग लग रही थी। तो आदि सोचता है कि अगले दिन उस लड़की को खत्म कर देगा। फिर वह अगले दिन उसके बंगले पर जाता है और दरवाजा खड़काते हुए उस लड़की को बुलाता है। अंदर से एक सुंदर सी लड़की आती है और आदि को देख के पूछती है कि आप कौन। यह सुनकर आदि उसे बताता है कि वह उस लड़की का स्कूल का दोस्त है और अब वह किसी जरूरी बात के कारण उससे मिलने आया है। यह सब सुनकर वह सोच में पड़ गई और बोली, पर तुम कौन हो? फिर आदि उसे अपना नाम बताता है। यह नाम सुनते ही न जाने उसके दिमाग में क्या आता है कि वह आदि को सीधा अंदर अपने कमरे में ले आती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो आदि, मैंने बचपन में तुम्हारे साथ काफी गलत किया था और तुम्हें काफी जलील भी किया था। मुझे माफ कर दो और अगर तुम मुझसे कुछ भी चाहते हो तो बता दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। यह सब सुनकर आदि तो काफी ज्यादा चौंक गया क्योंकि उसे जहां तक याद था यह लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं थी। यह लड़की तो पहले आदि को सताने में काफी मजा लेती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि वह इतनी बदल गई थी। आदि समझ गया कि कुछ गड़बड़ है तो वह एक मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, यह तुम क्या कह रही हो? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, तो वो सब कोई बड़ी बात नहीं थी और मैं आज एक काफी जरूरी काम के लिए आया हूँ। हमारी क्लास के सभी बच्चे पुरानी यादों के लिए एक फंक्शन रख रहे हैं पुराने स्कूल में, तो मैं तुम्हें वहाँ के लिए बुलाने आया हूँ। यह सुनकर वह लड़की भी मानो चौंक गई और बोली, अच्छा तो तुमने बुरा नहीं माना था, मैं तो खामखा डर रही थी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। यह कहकर आदि उसको 2 महीने बाद का समय देकर उसके बंगले में से बाहर निकल आया और अपने होटल पहुंच गया और बोला, अंध क्या तुम सच कह रहे थे? यह सुनकर अंध बाहर आया और बोला, जी आदि, मैंने उस लड़की के साथ एक देवता को महसूस किया था, इसीलिए मैंने आपको उसके बंगले में जाते वक्त आपको सचेत रहने इशारा किया था। वह देव केवल काम ही हो सकता है जो सम्मोहन और वासना का देव है और उसने अपना प्रभाव शुरुआत से ही दिखाना शुरू कर दिया था। आपके पास मेरी शक्तियां होने के कारण आप उसके वश में नहीं आ पाए, लेकिन अगर आप आज उस लड़की को कुछ भी कर देते तो वह पक्का हमसे लड़ने के लिए प्रकट हो जाता और हमें उससे लड़ना पड़ता। यह सुनकर आदि को काफी धक्का लगा और वह बोला, पर काम यहाँ मानव लोक में कर क्या रहा है और वह उसी लड़की के साथ क्यों है जिसे मुझे तड़पाना है? वह लड़की तो धार्मिक और पवित्र भी नहीं है, तो फिर क्यों? अंध कहता है, मुझे नहीं पता कि देव अपना लोक छोड़कर इस इंसानी लोक में कर क्या रहे हैं, पर मुझे शक है कि जिन शैतानों ने मुझे धोखा दिया था पक्का वह सब देवों से मिल चुके हैं। और रहा सवाल उस लकड़ी और काम का, तो वे कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे और आपको अपनी ताकतें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अभी हमारे जीतने की संभावना मात्र 50% है। काम वैसे भी निचले विभाग का देव है, तो उससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है,
पर मुझे शक है कि उसके साथ जरूर वो शैतान भी होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे जिंदा बचने की संभावना मात्र 5% होगी। यह सुनकर आदि समझ गया कि उसे उसका आखिरी बदला इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, तो वह अंध का कहता है कि अंध, मेरे पास एक रास्ता है कि मैंने उस लड़की को पूरे 2 महीने बाद का समय दिया है, और तब तक हम अपनी कुछ ताकत बढ़ा लेते हैं और उस पुराने स्कूल वाली इमारत में कुछ तैयारियां कर लेते हैं। अंध यह सुनकर संतुष्टि से सर हिलाने लगा और वह कहता है कि अब हमें वापस उस पुराने देश चलना चाहिए और आगे की तैयारियां करनी चाहिए। यह सुनकर आदि भी अगले ही दिन के जहाज से वापस आ गया। वापस आते ही वह अंध को बाहर बुलाता और बोलता है कि अब करना क्या है। अंध यह सुनकर अंध बताता है कि आदि, आपको सबसे पहले यह बताना होगा कि आप कैसी ताकत चाहते हैं और कितने समय में चाहते हैं। आदि बताता है कि लड़ने का हुनर तो उसके पास है और उसे सिर्फ जादू सीखना है, और वो भी 1.5 महीने के अंदर। यह सुनकर अंध कहता है कि आदि, यह काफी अच्छा चुनाव है, पर 1.5 महीने में जादू सीखना काफी मुश्किल होगा और उसके लिए काफी दर्द भी सहना होगा। तो क्या वह उसके लिए तैयार है या नहीं? आदि बिना सोचे ही उसी क्षण उसे कहता है कि मैं ताकत के लिए कुछ भी करूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना दर्द होगा, मुझे अब कभी कमजोर नहीं रहना। यह सुनकर अंध कहता है, ठीक है आदि, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहते ही अंध आदि को एक अंधेरी सी दुनिया में ले जाता है और कहता है, आदि, यह लोक यादों का लोक है। मुझमें अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें शैतान लोक ले जा सकूं, इसलिए तुम्हें तुम्हारी यादों की दुनिया में ही लेकर आया हूं। यहाँ बिताया हर साल बाहर के 1 मिनट के बराबर है, और बाहर की दुनिया का 1.5 महीना पूरा होने के बाद ही मैं तुम्हें बाहर आने दूंगा। यह सुनकर आदि काफी खुश हुआ और बोला कि मतलब अब मेरे पास काफी समय है सब कुछ सीखने को। यह बात सुनने के बाद अंध का चेहरा लटक सा गया और बोला, मालिक, अगर मुझमें जरा सी और ताकत होती तो मैं आपको कभी इस दरगभरी जगह में न लेकर आता और आपको आराम से किसी अच्छे से लोक में आपको जादू सिखाता, पर मुझे यह सब सिर्फ हालात के कारण करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं भूल कर भी आपको यहाँ न लाता। आदि अंध की बात समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और पूछता है कि क्या हुआ। अंध मायूस सा होकर बताता है कि यह लोक आपकी सारी बुरी यादों का प्रतीक है और यह आपके गुस्से और ग्लानि के भाव ऊर्जा पर चलता है, और अब आप इसके अंदर हो तो यह आपको आपकी सारी बुरी यादें बार बार दिखाता रहेगा, और जब तक दिखाएगा जब तक आप पागल नहीं हो जाते, और आपके पागल होते ही ये यादें आपको निगल जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको इन यादों से बचने के लिए मेरे ज्ञान पर ध्यान लगाना होगा, और यदि आपका ध्यान कुछ क्षण के लिए भी हटा तो आपकी सारी बुरी यादें आपको निगलने लग जाएगी। आदि यह देख और सुनकर सच में डरने लगा, क्योंकि वह अपनी यादों को एक क्षण के लिए भी याद नहीं करना चाहता था, पर यहाँ तो उसे वही यादें उसके पागल होने तक दिखाई जाएगी। क्या वह अपने आप को संभालते हुए 64,800 साल तक अंध का आसुरिक ज्ञान झेल पाएगा? यह जानने के लिए अगले पार्ट से जुड़े। धन्यवाद आपका कहानी यहाँ तक सुनने के लिए।